हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो यार, पिछले कुछ लेक्चर्स बहुत ही अच्छे गए, आपने देखा भी और आपने काफ़ी अच्छा पढ़ा भी। तो आज का ये लेक्चर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, जिसके लिए हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 और बाद में कल या परसों हम इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे, ठीक है। और जिस हिसाब से आपने वीडियोस को प्यार दिया है, लाइक दिया है और बहुत ही अच्छे से आपने देखा है, मुझे पढ़ाने में खुद ही बहुत मज़ा आ रहा है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एग्ज़ाम आपके करीब हैं और आपका ये वन शॉट वीडियो, ये जो लेक्चर मैं ले रहा हूँ, इस लेक्चर से यकीन मानिए आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि व्हाट इज एसिड। एसिड क्या है, एसिड क्या होता है। तो एसिड बेटा एक ऐसा कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे देता है, H+ आयन दे देता है। सिंपल मतलब एसिड एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जब उनको आप वाटर में घोलोगे, पानी में घोलोगे, तो ये H+ आयन को क्या कर देंगे, दे देंगे उस सॉल्यूशन में। मतलब आपने यहाँ पर एक ऐसे रखा वाटर, इसमें आपने डाला एसिड, ये है आपका वाटर। जैसे ही आपने इसको इसमें घोला, आपको ये क्या मिल गया, यहाँ पर H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन, ये यहाँ पर पूरे फैल गए, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एक्चुअल में अगर रियल बात किया जाए तो रियल बात ये होती है कि किसी भी एसिड को जब आप घोलते हो तो ये जो H+ आयन होता है, ये H2O के साथ मिल करके एक नया आयन बना लेता है, H3O+। इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या बोला जाता है बेटा, हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। और ये जो हाइड्रोनियम आयन है, यही क्या होता है, रियल में प्रेजेंट होता है। H+ आयन प्रेजेंट नहीं होता है, रियल में कौन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोनियम आयन एसिड में प्रेजेंट होता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आगे बात करते हैं। एसिड कितने टाइप के होते हैं, एसिड दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात अगर करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिनरल भी कहा जाता है, मिनरल एसिड कहा जाता है। और वीक एसिड को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। वीक एसिड को क्या कहा जाता है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो अम्ल बोला जाता है एसिड को, ठीक है। एसिड को क्या बोला जाता है, अम्ल बोला जाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या बोलते हैं, एक शक्तिशाली अम्ल। और ये ऑर्गेनिक यानी वीक एसिड को क्या बोला जाता है, दुर्बल अम्ल, ठीक है। समझ रहे हो, इसको दुर्बल, अच्छा इसको प्रबल और इसको दुर्बल, दुर्बल, ठीक है। प्रबल और दुर्बल अम्ल। ऑर्गेनिक को कार्बनिक अम्ल और मिनरल एसिड को अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। तो चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं, सबसे पहले समझो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिनका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब ये कंप्लीट डिसॉल्व हो जाते हैं। कंप्लीट डिसॉल्व का मतलब, कंप्लीट डिसॉल्व, कंप्लीट डिसॉल्व का मतलब ये आपने बर्तन लिया, बर्तन के अंदर आपने क्या किया, वाटर लिया, वाटर के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर एसिड डाल दिया। एसिड डालने पर आपका क्या होगा, जितने भी आयंस हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे HNO3 डाल दिया, तो HNO3 के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सब ब्रेक हो जाएंगे H+ आयन में और NO3- आयन में। तो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स एसिड के पास प्रेजेंट हैं, सारे मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। जब इसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाएंगे तो इस टाइप के एसिड को क्या कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड के साथ ऐसा नहीं होता है। वीक एसिड को जब इसमें डाला जाता है तो कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होते, कंप्लीट आयनाइज नहीं होते हैं। कंप्लीट आयनाइज ना होने का मतलब यह है कि इनके कुछ मॉलिक्यूल्स तो टूट जाते हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं टूट पाते हैं, इसलिए ये क्या बना देते हैं, वीक एसिड बोले जाते हैं, क्योंकि इनकी जो पावर है वो थोड़ी सी कम है।
ये थोड़ी सी कम है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो इनकी वीक एसिड जो होते हैं इनकी पावर थोड़ी सी कम होती है। ठीक है। तो जब कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जब पार्शियल आयनाइजेशन होगा यानी थोड़ा आयनाइजेशन होगा थोड़ा नहीं होगा, तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे? वीक एसिड कहेंगे। ठीक है। नोट, एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया को हिंदी में बोला जाता है अम्लराज। अम्लराज ये एक मिक्सचर होता है किसका? HCl का और HNO3 का। ये एक मिक्सचर होता है HCl का और HNO3 का इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 में इनका रेशियो होता है, विच कैन डिसॉल्व नोबल मेटल्स, जो कि क्या कर सकते हैं? नोबल मेटल को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। इनके अंदर क्षमता इतनी होती है कि नोबल मेटल को भी डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चले आगे, चलो ठीक है। कंसंट्रेशन, द एसिड विच कंटेन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। ऐसे एसिड जो क्या होते हैं? जिनमें बहुत कम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। कम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होने का मतलब क्या? आपने एक बर्तन लिया, इसमें मान लो 1 लीटर आपने क्या लिया है? एसिड लिया है, और 1 लीटर ही आपने क्या लिया है? वाटर भी लिया है। तो क्या होगा? तब क्या होगा? वाटर भी 1 लीटर है, एसिड भी 1 लीटर है, इस वजह से क्या है? इसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम है विद कंपेयर टू किसके? अगर आपने यहाँ पर 1 लीटर एसिड लिया है और 100 ml वाटर लिया है, तो भैया ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। क्यों? क्योंकि लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर में मोर वॉल्यूम ऑफ एसिड प्रेजेंट है। मतलब एसिड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं कम पानी में, और एसिड के मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेजेंट होंगे, कम प्रेजेंट होंगे ज्यादा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर में, तो क्या हो जाएगा? ये डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड, और इसको क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? कंसंट्रेटेड एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में एक चीज एक ये देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। अच्छा, वीक एसिड में कौन कौन से एसिड होते हैं? फॉर्मिक एसिड चींटियों में पाई जाती है, एसिटिक एसिड सिरका, ठीक है, लैक्टिक एसिड दूध या दही में पाई जाती है, बेंजोइक एसिड ये भी आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ही पाई जाती है, साइट्रिक एसिड लेमन या ऑरेंज में पाई जाती है, टार्ट्रिक एसिड ये बिच्छुओं में पाई जाती है या कछुओं में पाई जाती है। इन सब चीजों में आपका ये टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड 2 टाइप के एसिड होते हैं। मतलब यार जितना वाटर आप मिलाते जाओगे उतना ज्यादा डाइल्यूट होता जाएगा एसिड। लेकिन जब एसिड को डाइल्यूट करना हो, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट करना हो, तो पहले आप क्या लेंगे? पहले आप लेंगे वाटर, पहले आप लेंगे वाटर, और इसमें स्लोली स्लोली एसिड को मिलाएंगे। स्लोली स्लोली एसिड को क्या करेंगे? मिला देंगे। गाना मत गाने लगना, स्लोली 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 स्लोली, स्लोली स्लोली। तो स्लोली स्लोली क्या करेंगे? एसिड को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ठीक है, एसिड को धीरे धीरे से। अरे यार, गाना सुनना कम करना पड़ेगा, गलत चीज है। अब मुझे बताओ, ये भी गाना आ गया, और ये सब असर टोनी कक्कर का है और किसी का नहीं है। फालतू के वाहियात गाने बनाते रहते हैं भाई साहब, रिपीट रिपीट करके। तो आदत पड़ गई है कि एक ही चीज को 4 बार बोलने की। उनके गाने, मुझे उसका गाना सुनना कम करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो स्लोली स्लोली आप क्या करेंगे? एसिड को मिला देंगे, धीरे धीरे से एसिड को मिला देना है। ठीक है, तो जब एसिड डाइल्यूट होता है तो पानी क्या कहता है? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ठीक है, धीरे धीरे मेरे साथ मिक्स हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। अच्छा, अगर मान लो एसिड में वाटर को मिला दे तो तब क्या होगा? तब होगा धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और आ करके ब्लास्ट करके चली जाना। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपने एसिड लिया और वाटर इसमें मिक्स किया, वाटर किया,
अब ये एक कैसा प्रोसेस होता है बेटा, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकलती है। तो हीट जब निकलेगी तो जो पानी आप डाल रहे हो वो वेपराइज हो सकता है, और वेपराइज हो करके एसिड उछल के आपके आंखों पर, चेहरे पर और कई कई जगह पर पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप जल सकते हो, जिसकी वजह से आप क्या हो सकते हो, जिसकी वजह से आपको पेनफुल बर्न हो सकता है। इस वजह से हम लोग डाइल्यूट करते वक्त एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं, बल्कि वाटर में एसिड मिलाते हैं। वो भी कैसे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। बस गाना नहीं गाना है, ठीक है। तो एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो एसिड कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। टेस्ट नहीं करना है, सारे एसिड टेस्ट नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक एसिड आप टेस्ट करके उसका स्वाद पता लगा सकते हैं, मिनरल एसिड को टेस्ट करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना जिंदगी भर कुछ टेस्ट करने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मिनरल एसिड को कभी भी टेस्ट मत कीजिएगा, सिर्फ जब भी टेस्ट करना हो ऑर्गेनिक एसिड टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही एक इंसिडेंट था, हम लोग इंटर में प्रैक्टिकल करने गए थे। तो प्रैक्टिकल करते वक्त क्या हुआ था कि हमारे स्कूल में, अब उस समय बहुत पुराने ज़माने में स्कूल के पास ज़्यादा कंपाउंड्स हुआ नहीं करते थे, तो 12th में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में क्या होता था कि 3 टाइप के सब्सटेंस, 3 प्रैक्टिकल होते थे, एक ऑर्गेनिक का, एक इनऑर्गेनिक का, एक फिजिकल का। तो फिजिकल में टाइट्रेशन होता था, तो वो तो बहुत ईजिली हो जाता था। इनऑर्गेनिक का भी हम लोगों ने याद कर लिया था। ऑर्गेनिक का बड़ा मुश्किल होता था, कई स्टेप्स होते थे पहचानने के लिए। तो उसमें होता था कि भैया डिटेक्ट करो कि आपको क्या दिया गया है, इसको डिटेक्ट करो। तो हम लोगों को ये पहले से ही इंफॉर्मेशन थी कि हमारे स्कूल में भाई साहब 3 ठो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही, वो क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ऑक्सैलिक एसिड। 3 चीज हमको पता है। अब तीनों में से कोई एक तो रहेगा ही, तो हम क्या करेंगे, हल्का सा टेस्ट कर लेंगे। अगर फ्रक्टोज हुआ तो सिर्फ मीठा लगेगा, ग्लूकोज हुआ तो ठंडा लगेगा प्लस मीठा लगेगा, और ऑक्सैलिक एसिड होगा तो सॉर इन टेस्ट यानी खट्टा लगेगा। और जो निकला लिख डालेंगे पूरी प्रॉपर्टी, मतलब पूरा उसका जो चेक करने वाला प्रोसीजर होता है सब लिख डालेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए फाइनली ये है। तो मैंने भैया अपना टेस्ट किया, तो मेरा जब टेस्ट हुआ तो मेरा मीठा लगा, तो मैं समझ गया मेरा फ्रक्टोज है, चलो भैया लिख डालो। बगल वाला पूछता है भैया आपको कैसे पता कि ये फ्रक्टोज है। हमने कहा थोड़ा टेस्ट करो, तो वैसे पकड़ा, से निकाला, अब पूरा खा गया। अब जब पूरा खा गया तो उसका एकदम होश उड़ गया, क्योंकि उसका क्या था, ऑक्सैलिक एसिड। हालत खराब हो गई, पूछिए मत। बहुत ही वाहियात घटना थी, और बाद में मुझे बहुत ही पनिशमेंट भी मिली। क्या कहते, बाद में टीचरों द्वारा कि तुमने सजेस्ट किया कि खा लो। बड़ा खराब सा दिन रहा था, लेकिन फिर भी मुझे प्रैक्टिकल में 30 में से 28 नंबर मिल गए थे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एसिड्स हैव अ कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन। तो एसिड हैव अ कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन। एसिड हैव अ कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन का मतलब क्या हो गया कि एसिड का जो है कोरोसिव, कोरोसिव का मतलब क्या होता है, ये ज्वलनशील होता है। मतलब स्किन पे अगर पड़ा तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो ये कोरोसिव होता है। एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर तुम प्योर वाटर ले आओगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसमें अगर तुमने एसिड डाल दिया तो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो इंडिकेटर के कलर ये लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, जो एसिड भाई साहब लोग होते हैं, ठीक है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 1 है रिएक्शन विद मेटल। अगर आपका एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कोई भी एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस। और क्या फॉर्म करेगा, मेटालिक, लो फॉर्म मेटालिक, मेटालिक लिखा ही नहीं है, ठीक है। चलो फिलहाल मेटालिक ऑक्साइड या मेटालिक क्लोराइड, जिसके साथ भी मतलब जैसा भी आपने एसिड लिया होगा, जैसे H2SO4 लिया होगा तो सल्फाइड, HCl लिया होगा तो क्लोराइड, मेटल क्लोराइड बना लेगा, तो ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म करेगा। आगे लिखा नहीं है, मिस हो गया आई थिंक। अच्छा मेटालिक सॉल्ट लिखा तो है यार, सॉरी। तो क्या फॉर्म करेगा, मेटालिक सॉल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मेटालिक सॉल्ट फॉर्म करेगा। अच्छा
जैसे Zn है, H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, क्या बना दिया, ZnSO4H2। Zn क्या है, जिंक, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बना, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और ये क्या बना, H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो कि उड़ जाएगी, ठीक है, पंछी उड़ जाएगा। सोडियम प्लस HCl क्या बनाया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2 यानी गैस, ये भी उड़ जाएगा। अगला मैग्नीशियम, H2SO4 क्या बनाया, मैग्नीशियम सल्फेट, H2, ये भी उड़ जाएगा। Fe, H2SO4, FeSO4 प्लस H2 फेरस सल्फेट, ये भी क्या है, H2, ठीक है। तो इस तरीके का रिएक्शन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, रिएक्शन किसके किसके साथ, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो बोथ रिएक्ट विद एसिड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चाहे मेटल कार्बोनेट्स हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो, दोनों ही क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, CO2 गैस निकलेगी यहां पर। जैसे CaCO3, इसे क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 जहां लग जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनेट। ये CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट से HCl को रिएक्ट करवाओगे आप तो क्या बनेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, यानी वाटर फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, H कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, इसको बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक दूसरा नाम भी कहा जाता है बाई कार्बोनेट। जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस है, तो इसको कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट को अगर HCl से रिएक्ट किया तो फिर से क्या बना, CaCl2 H2O प्लस CO2। प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट बदल गए, ठीक है। तो प्रोडक्ट वही रहेंगे। इसी तरीके से K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट प्लस HCl क्या बना दिया, 2KCl2 H2O CO2। उसके बाद पोटेशियम बाई कार्बोनेट, ये क्या बनाया, KCl H2O प्लस CO2, ठीक है। HCl HCl के साथ जब रिएक्शन किया तो क्या बना, KCl H2O CO2। तो प्रोडक्ट यहां भी सेम है, तो प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है, इसको कहेंगे पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या है आपका, पोटेशियम क्लोराइड, और ये क्या है आपका, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, क्लियर। रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या, मेटल का ऑक्साइड, जैसे Na2O, CuO, PbO, ये सब क्या है, मेटल के साथ, यानी धातु के ऑक्साइड के साथ, यानी मेटल के ऑक्साइड के साथ अगर कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो Na2O 2HNO3 ये बना दिया क्या, 2NaNO3 प्लस H2O, यहाँ पे वाटर कर देगा। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसको क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम, बहुत छोटा लिखना पड़ेगा, सोडियम नाइट्रेट। ये क्या बना, CuCl2 कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि ये किससे बना, CuO, कॉपर ऑक्साइड, अरे Cu है ना, सॉरी कॉपर क्लोराइड, सॉरी बेटा, कॉपर क्लोराइड, CuO प्लस 2HCl, CuCl2 प्लस H2O, ये क्या बना, कॉपर क्लोराइड। PbO लेड ऑक्साइड, HNO3 से रिएक्ट किया,
PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या बना दिया, लेड नाइट्रेट, ये क्या बना दिया, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट प्लस वाटर, क्या बना दिया, लेड नाइट्रेट प्लस वाटर बना दिया। क्लियर है इतनी बात, इतनी चीज में कोई समस्या? तो रिएक्शन याद रखिएगा कौन किसके साथ कैसा कैसा रिएक्शन दे रहा है, और जब मेटल ऑक्साइड की बात करें तो डाइल्यूट एसिड के साथ ही आपका रिएक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, थोड़ा सा एक्टिव मेटल्स है। चलिए फोर्थ क्या है, रिएक्शन विद मेटेलिक सल्फाइड्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो मेटेलिक सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या कहानी है, तो मेटेलिक सल्फाइड्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट कराएगा, जैसे CaSO3। SO3 का मतलब क्या होता है बेटा, SO3 का मतलब होता है सल्फाइड्स। क्या करते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सल्फाइड्स, ठीक है, सल्फाइड। तो CaSO3 प्लस H2SO4 क्या बना दिया, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट H2O प्लस SO2, यहां पर क्या निकला देखो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऐसे NaHSO3 यानी सोडियम बाईसल्फाइड, यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलो चाहे सोडियम बाईसल्फाइड बोलो, दोनों बोल सकते हो। तो सोडियम बाईसल्फाइड प्लस HCl प्लस क्या बनाया इसने, NaCl और H2O और SO2। NaCl का मतलब क्या हो गया बेटा, NaCl मतलब भाई जानते हो अपना पुराना नमक, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, बिल्कुल है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड, H2O और SO2 गैस यहां से भी निकली। रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स और हाइड्रोजन सल्फाइड्स, अब वहां पे क्या था देखो, सल्फाइड्स था, यहाँ पे सल्फाइड्स था, D फॉर डंकी, T फॉर टाई, सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स। तो सल्फाइड का मतलब ये हो जाता है सिर्फ S, अगर सिर्फ S आता है तो इसको क्या कहेंगे, सल्फाइड कहेंगे, क्या बोलेंगे, सल्फाइड। और अगर SO3 आता है तो सल्फाइड्स कहेंगे, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर FeS प्लस H2SO4, ये क्या हो गया, FeSO4, ठीक है, FeSO4, इसको क्या कहेंगे, फेरस सल्फेट कहेंगे। और H2S यानी ये क्या बना देगा, ये बना देगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, अरे ये लिखा तो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट करेगा। KHS का मतलब पोटेशियम बाई सल्फाइड्स, यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, चाहे आप हाइड्रोजन सल्फाइड बोलिए चाहे आप बाई सल्फाइड बोलिए, जब इसको HCl के साथ यानी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, KCl और H2S। KCl का मतलब पोटेशियम क्लोराइड और H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ZNS जिंक सल्फाइड, H2SO4 ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। रिएक्शन विद मेटल क्लोराइड, किसके साथ, मेटल क्लोराइड के साथ कैसा रिएक्शन देगा, मेटल क्लोराइड रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड गिव्स HCl was gas which gives white fumes with ammonia। भाई जब HCl गैस अगर कहीं से निकल रही है ना, HCl गैस अगर कहीं से निकल रही है, अगर आपको चेक करना है कि ये HCl गैस है तो आप एक तो ऐसे कोई कांच का टुकड़ा लीजिए, उसको अमोनियम डुबोइए और HCl के गैस के पास ले जाइए तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का निकलना शुरू हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ये गैस क्या है, HCl है। तो ये व्हाइट फ्यूम्स देता है किसके साथ, विद अमोनिया। कौन, HCl गैस। तो NaCl, चलो आगे समझते हैं इसमें रिएक्शन कैसे होगा मेटल क्लोराइड के साथ। तो NaCl क्या है, मेटल क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के साथ H2SO4 का रिएक्शन करवाया, क्या बना, Na2SO4, वही सोडियम सल्फाइड
सल्फेट और क्या बना दिया, HCl गैस बन गया। इसी तरीके से KCl को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, K2SO4 बना और क्या बना, HCl बन गया। ठीक, क्या बन गया, HCl बन गया। हम समझ गए इतनी बात। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल नाइट्रेट्स, मेटल नाइट्रेट्स के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा, मेटल नाइट्रेट्स रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड। ये किसके साथ करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ करते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो भैया एक सिंपल सी ट्रिक याद रख लो कि अगर मेटल नाइट्रेट के साथ कराओगे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा, और अगर मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे एसिड का तो क्या बन जाएगा, HCl गैस बन जाएगा। सिंपल सी बात समझ लो कि अगर मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, HCl बनेगा, और मेटल नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, HNO3। तो जैसे ये है देखो NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, क्या रिएक्शन करवाया, H2SO4, क्या बना, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, और क्या बना दिया, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रेट से रिएक्शन करवाने पर नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। क्लियर, ठीक, खत्म। एसिड में इतना ही मामला था। ठीक, तो एसिड के बारे में ये नॉलेज आपको देख लेनी है। अगला क्या है, बेस। दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस क्या करें, हाइड्रोक्साइड आयन दे विद देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द बेस, जो कि क्या करता है, अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब क्या, OH माइनस आयन। एसिड क्या करता था, H+ आयन देता था, और ये क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH, जब इसको डिसॉल्व करोगे तो Na+OH माइनस, KOH K+OH माइनस। ठीक है, अब एक स्पेशल टाइप के बेस होते हैं जिनको कहा जाता है एल्कलीज। तो एल्कलीज क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में ही डिसॉल्व हो जाए, जैसे सोडियम है, पानी में डालो तो क्या होगा, आग लग जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगा, तुरंत क्या बना देगा, बेस बना देगा। तो जैसे सोडियम है, सोडियम को जैसे ही आपने वाटर में डाला ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा। तो इनको क्या बोला जाएगा, एल्कलीज। जैसे एग्जांपल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब हो गए, इनको क्या कहा जाएगा, एल्कलीज कहा जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज वो होते हैं दोज एल्कलीज विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम को अगर Na को आप H2O में डालते हो तो ये हो जाएगा NaOH प्लस H2। ठीक है, और वीक एल्कलीज कौन से होंगे, जो पार्शियल डिसॉल्व होंगे वाटर में। पार्शियल का मतलब कम मात्रा में डिसॉल्व होंगे। जैसे कैल्शियम है, तो अगर आप कैल्शियम को डालोगे पानी में तो बहुत कुछ मात्रा में डिसॉल्व होगा, कुछ मात्रा में ये रह जाएगा, नहीं डिसॉल्व हो पाएगा। तो इनको क्या कहेंगे, वीक एल्कलीज कहेंगे। ऑल, अब नोट देखिए, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। सभी एल्कलीज तो बेस होते हैं परंतु सभी बेस एल्कलीज नहीं होते। और बेस को हिंदी में कहा जाता है भैया क्षार, ये भी समझ लीजिए। तो एक प्रबल क्षार होता है, एक दुर्बल क्षार होता है। तो और एल्कलीज को क्या कहा जाता है, एल्कलीज को कहा जाता है क्षार धातुएं। क्षार धातुएं, एल्कलीज को क्या बोला जाता है, क्षार धातुएं। तो सभी एल्कलीज तो बेस होते हैं बट सभी बेस यानी सभी क्षार एल्कलीज नहीं होते। जैसे एक का नाम मैं इधर दे देता हूं, जैसे NH4Cl सोडियम क्लोराइड, या सॉरी सोडियम क्लोराइड कह रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ, का लिख रहा हूँ, माफ कीजिएगा भाई साहब, तबीयत थोड़ी खराब है। NH4OH, दिमाग कुछ और कर रहा है, मुंह कुछ और कर रहा है, हाथ कुछ और कर रहा है। ठीक है, डिसबैलेंस्ड है मामला आजकल। तो NH4OH, बुरा मत मानिएगा। तो NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। ये बेस लेकिन एल्कली नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा है,
अमोनियम है, अमोनियम। ठीक है, चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम एज एसिड एक्सेप्ट टेस्ट। टेस्ट को छोड़ करके बाकी प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर ही है। जैसे टेस्ट इसका कैसा होता है, बिटर होता है। बिटर मतलब तीखा, तीखा मीन्स अब वो मिर्ची वाला तीखा नहीं, थोड़ा अलग टाइप का तीखा। ठीक है, बिटर होता है टेस्ट में। बाकी अच्छे कंडक्टर्स ये भी होते हैं, कोरोजिव नेचर के ये भी होते हैं। ठीक है, और टेस्ट इनका बिटर होता है। तो लगभग ऑल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर लाइक अ एसिड, नो प्रॉब्लम। अगली बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ आप बेस कैसे रिएक्शन देंगे? Zn है, NaOH है, Zn प्लस NaOH गिव्स क्या? Na2ZnO2, Na2ZnO2। इसको कहते हैं बेटा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, नाम याद रखिएगा, सोडियम जिंकेट प्लस H2। तो हाइड्रोजन गैस ये भी देते भाई साहब। मेटल के साथ जब इनको भी रिएक्ट करोगे तो ये भी हाइड्रोजन गैस देंगे, लेकिन साथ में क्या बनाएंगे? एक सॉल्ट बनाएंगे, ये सोडियम जिंकेट। इसी तरीके से एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम प्लस NaOH प्लस H2O, तो ये क्या बना देगा? NaAl2O2, NaAlO2। इसको क्या कहेंगे? सोडियम एल्यूमिनेट। इसको क्या बोलेंगे बेटा? सोडियम एल्यूमिनेट। देखो जहां पर नाम की जरूरत है वहां मैं लिख दे रहा हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या नाम है? सोडियम एल्यूमिनेट। और ये क्या देगा? हाइड्रोजन गैस ये भी देगा। ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। किसके साथ? रिएक्शन ऑफ बेसिस, बेस का रिएक्शन किसके साथ? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जैसे CO2 हो गया, ये क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ही तो है। नॉन मेटेलिक यानी मेटल ना हो और उसका ऑक्साइड भी हो। तो NaOH प्लस CO2 क्या दे दिया आपको? Na2CO3 प्लस H2O। क्या फॉर्म कर दिया? ये फॉर्म कर दिया आपका एक सॉल्ट और एक वाटर। इसी तरीके से KOH CO2, ये क्या बनाया? K2CO3, ये क्या फॉर्म किया? H2, ये भी एक सॉल्ट और वाटर फॉर्म किया। अच्छा, Na2CO3 को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और K2CO3 को क्या कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। क्लियर है इतनी बात? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। सम ऑफ द अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड आर called deliquescence because they absorb carbon dioxide from air। ठीक है, डेलिक्वेसेंस कहा जाता है डिलिक्वेसेंस। डिलिक्वेसेंस का मतलब क्या हो गया? क्योंकि ये एयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? डिसॉल्व कर लेते हैं। जैसे सोडियम मेटल है, उसको कट करो तुम, तो जैसे ही ये क्या करोगे, जैसे NaOH है, उसको आप ऐसे रख देंगे तो ये इसको बंद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एयर से CO2 ले लेकर के क्या बना देगा? दिस Na2CO3 बना देगा। जैसे आप क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप खुले में छोड़ देंगे तो क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड ले करके Na2CO3 फॉर्म कर देगा और H2O बना देगा। इसलिए आपको इसको खुले में नहीं रखना है, इसको बंद बर्तन में रखना है, यानी जेल में डाल के रखना है। ठीक है, अगला समझते हैं। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसको कहते हैं बेटा। अब ये क्या होता है? ये किस चिड़िया का नाम है समझ लेते हैं। तो बेस और एसिड को अगर आप रिएक्ट करवाओगे, जैसे एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि जो न्यूट्रल कर दे, एसिड भी ना रहे और बेस भी ना रहे, मामला क्या कर दे? नॉन एसिडिक नॉन बेसिक, यानी न्यूट्रल कर दे। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन ये कब होगा? जब एक बेस और एक एसिड को रिएक्ट करवाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर NaOH प्लस HCl
क्या बना देगा, NaCl प्लस H2O। तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर तो बनाएगा ही। इसी तरीके से और भी दे सकते हो, जैसे NaOH प्लस H2SO4 H2SO4 क्या बना देगा भैया, Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस फॉर्म में नहीं है, इसलिए आप बैलेंसिंग मत चेक कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब क्या है, ये सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मतलब एसिड और बेस को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब कि ना एसिड रह जाएगा ना बेस रह जाएगा, दोनों एक दूसरे को मार मूर के खत्म कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट क्या करेगा, जब आप अमोनियम सॉल्ट के साथ इसका रिएक्शन करोगे तो अमोनिया गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, अमोनियम गैस। तो NaOH NH4Cl NaCl प्लस H2O प्लस NH3 क्या बना देगा, NaOH को मिलाया इसके साथ NH4Cl के साथ। NH4Cl का मतलब क्या हो गया बेटा, अमोनियम सॉल्ट। NH4Cl मतलब अमोनियम सॉल्ट। इसमें NH4Cl भी हो सकता है, NH4 सल्फेट के साथ भी हो सकता है, सल्फाइड के साथ भी सकता है, तो किसी के साथ भी बनाया सकता है। सॉल्ट होता है, ठीक है। तो सॉल्ट के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। NaCl H2O NH3। तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, नमक, H2O यानी वाटर, और क्या बना दिया, NH3 यानी अमोनियम गैस। इसी तरीके से CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस जब लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस प्लस 2NH4Cl। 2NH4Cl का मतलब इसको इससे रिएक्ट हुआ, तो यहाँ पर फिर से क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड है, और ये किसके साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बना दिया, CaCl2 H2O प्लस NH3। CaCl2 का मतलब कैल्शियम क्लोराइड और H2O प्लस NH3, यानी यहाँ पर फिर से क्या निकल गई, अमोनियम गैस निकल गई। क्लियर है इतनी बात। आगे रिएक्शन विद सॉल्ट। अब ये FeCl3 क्या है, दिस इज अ सॉल्ट। ZnSO4 क्या है, सॉल्ट। तो 3NaOH FeCl3 इसके साथ आपने सॉल्ट किया, तो ये क्या करेगा, ये एक बेस बनाएगा और एक दूसरा सॉल्ट बना देगा। मतलब बेस भी दूसरा बना देगा और सॉल्ट भी दूसरा। जैसे यहाँ पर देखो NaOH है, NaOH के साथ आपने रिएक्शन करवाया, ठीक है, FeCl3 हुआ। अब यहां पर क्या हो गया, क्योंकि सोडियम क्या है, एक्टिव मेटल है लोहे से ज्यादा, तो ये Na और Fe को हटा करके खुद आकर के जुड़ जाएगा और बना लेगा क्या, NaCl, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव है। ये क्या कहेगा चलो निकलो, ठीक है, चलो निकलो, बाप आ गए हैं तुम्हारे, हैं, कहते हैं ना आप बहुत ही स्टाइल में स्वैग के साथ। तो सोडियम क्या कहेगा, चलो निकलो भैया, फादर आ गए हैं आपके, आप कृपया निकल लीजिए। तो ये निकल के क्या कहेंगे, OH के साथ जुड़ करके क्या बना लेंगे, FeOH का होल थ्राइस और 3NaCl। उसी तरीके से NaOH ZnSO4, Na फिर क्या करेंगे, Zn को भी क्या कहेंगे, टाटा बाय बाय। तो ZnOH का होल ट्वाइस और Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। क्लियर। तो ये क्या बना, एक नया बेस तैयार हुआ। दिस इज अ न्यू बेस। ये क्या बना, न्यू बेस बना, और ये क्या बना, न्यू सॉल्ट बन गया, ठीक है। उधर भी एक बेस एक सॉल्ट, इधर भी एक बेस एक सॉल्ट, बट ये बेस अलग, ये सॉल्ट अलग, ये बेस अलग, ये सॉल्ट अलग। तो दो नए बेस और दो नए सॉल्ट बन जाते हैं जब आप क्या करते हैं, बेस और सॉल्ट का रिएक्शन करवाते हैं। अगली बात करते हैं पीएच स्केल की, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो पीएच स्केल एक सिंपल सा स्केल है, पहले तो बात को समझिएगा। पीएच स्केल एक सिंपल सा स्केल है जिसमें 1 to 14 तक एक क्राइटेरिया बनाया गया है, और 1 से लेकर के 6 तक एसिड को रखा गया है कि अगर किसी का पीएच 1 से 6 के बीच में आएगा तो वो एसिड होगा, 7 होगा तो वो होगा न्यूट्रल, और अगर 8 to 14 होगा तो वो होगा बेस।
ठीक है, इसको पीएच स्केल कहते हैं। लेकिन पीएच होता क्या है? पीएच होता है द लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जैसे H+ आयन होता है, उसका आपने क्या ले लिया, लॉग बेस 10, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन, तो इसी को क्या कहेंगे, पीएच स्केल कहेंगे, मतलब पीएच की वैल्यू कहेंगे। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में आपने क्या किया, H+ के कंसंट्रेशन का लॉग ले लिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, देन द नोन एज पीएच। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या, पीएच का मतलब क्या, पोटेंस, पोटेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन। तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये हो गया, पोटेंस का मतलब होता है पावर, पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ, पोटेंस एक जर्मन वर्ड है, पोटेंस इज द जर्मन वर्ड, जर्मन वर्ड, ये एक जर्मन वर्ड है, और जर्मन में पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। तो ठीक है, जो साइंटिस्ट इसको खोज किए थे इसकी, वो जर्मनी के ही थे, तो इसलिए वो उन्होंने पीएच नाम दिया, क्योंकि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। बहुत टीचर आपको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बताएंगे, बट दिस इज इन इंग्लिश, ना कि हिंदी में। अच्छा, अभी और भी है, रुक जाओ, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए मामला क्या है, यहां पर सिस्टम समझिए, कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH-, ये दोनों ही होते हैं 10⁻⁻14, ठीक है, दोनों ही किस पे होते हैं, 10⁻⁻14 पे, ठीक, ये होता है इनका टोटल वैल्यू 10⁻⁻14। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। अब अगर किसी सोल्यूशन में मान लो H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 दिया हुआ है, तो उसका पीएच स्केल पे क्या वैल्यू आएगी, उस पे बात करते हैं। तो पीएच स्केल पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 10⁻⁻6 है। ऑब्वियस सी बात है कि 10⁻⁻6 है, तो पीएच की स्केल पर क्या आ जाएगा, दैट इज लॉग बेस 10, H+ आयन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6, ठीक है। अच्छा, यहाँ माइनस लगा लीजिएगा, उसके बाद ये पावर इधर आ जाता है, दैट इज -6 + 6 6 लॉग 10⁻10, लॉग 10⁻10 की वैल्यू 1, तो इसका क्या आ गया, पीएच आपका 6 आ गया, पीएच कितना आ गया, 6 आ गया। कभी कभी आपको OH- का कंसंट्रेशन दे के रखता है, भैया OH- कितना है, 10⁻7 है, तो आप बताइए पीएच कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले तो H+ और OH- का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 10⁻14, तो आप क्या करेंगे, H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे, दैट इज आ जाएगा 10⁻14 अपॉन OH का कितना दिया है, 10⁻7, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻7। अब जब H+ का 10⁻7 आ गया, तो पीएच आपका कितना आ जाएगा, 7। क्लियर। तो कभी कभी OH का दे देता है, H+ का देगा तो आप डायरेक्टली लॉग वाले फॉर्मूले में रख लीजिएगा, और अगर OH का देता है तो आप इस फॉर्मूले के उपयोग से पहले H+ का कंसंट्रेशन निकालेंगे, देन आप उसका क्या करेंगे, पीएच निकालेंगे, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये बात करते हैं हम लोग। तो हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, आवर बॉडी वर्क्स वेल इन 7 to 7.8 पीएच, हमारी बॉडी 7 से 7.8 पीएच के बीच में अच्छा काम करती है, और एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं उनके लिए भी ये पीएच ही मेंटेन रखना जरूरी होता है, जैसे नदी, तालाब और क्या कहते हैं समुद्र यानी सी, हर जगह का पीएच 7 से 7.8 के बीच में अगर रहेगा तो एक्वेटिक लाइफ बहुत ही सिक्योर्ड रहेगी। लेकिन होता क्या है, हम लोग कूड़ा करकट जलाते हैं, कूड़ा करकट जलाने से क्या फॉर्म होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जाते हैं ऊपर, ऊपर इनको वेपर मिलता है, वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बदल जाता है H2SO4 में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बदल जाता है H2CO3 में, जिसको कार्बाइड एक कार्बोनिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये सब क्या होंगे, बारिश के साथ आते हैं वापस
पृथ्वी पर, तो उनका जो पीएच होता है एसिड रेन का वो लगभग 5.6 हो जाता है। जब 5.6 वाला रेन समुद्र में, तालाब में या हमारे ऊपर गिरेगा तो हमारे बॉडी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसलिए जो एसिड रेन होती है ये हमारे लिए खतरनाक होती है। ठीक है, तो कम से कम कूड़ा कचरा जलाएं आप, ताकि एसिड फॉर्म ना हो ऊपर बादल में। आजकल बादल भी एसिडिक हो गए हैं, प्रॉब्लम ये है। चलिए, द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडिंग क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम एंड द बेसिसिटी प्रिवेंटेड बाय द एडिंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक कंपोस्ट। अब जिस सॉइल में खेती होती है उस सॉइल में भी क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर बढ़ या घट जाता है। तो अगर उसका पीएच लेवल भी बिगड़ गया है और उसका पीएच लेवल कम हो गया है, यानी एसिडिक हो गया है, तो उसमें आप क्विक लाइम डाल देंगे। क्विक लाइम का मतलब क्या हो जाएगा भैया, चूना होता है CaO, ठीक है। स्लेक्ट लाइम डाल देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एंड द बेसिसिटी, अगर मान लीजिए उसका पीएच बढ़ गया है, 8 पॉइंट समथिंग हो गया है, तो उसको प्रिवेंट करेंगे किससे, ऑर्गेनिक मैटर लाइक कंपोस्ट, क्योंकि कंपोस्ट में क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है, इसलिए उसमें कंपोस्ट डाल करके सही कर लेंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसका पीएच लगभग कितना होता है, 1.4 के लगभग। कुछ समय हम लोग क्या होते हैं, कभी कभी हम लोग सफर करते हैं एसिडिटी से। एसिडिटी कब होती है, बिकॉज ऑफ लार्ज सिक्रीशन ऑफ HCl। HCl जब ज्यादा सिक्रीट होता है तो हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है, या फिर हम ज्यादा तेल मसाला खा लेते हैं तब हमारे अंदर एसिडिटी हो जाती है। और जब ये एसिडिटी हो जाती है तो इसको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एंटा एसिड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिक्रेशन वी टेक एंटा एसिड। तो हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड की टैबलेट्स खा लेते हैं, तो वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे पेट की एसिडिटी खत्म हो जाती है। आवर सलाइवा, हमारी जो सलाइवा है, जो हमारी लार होती है, वो हमारे माउथ का पीएच लगभग 7 से थोड़ा ज्यादा रखती है, ठीक है। अगर हमारा माउथ एसिडिक हो जाए, हमारे माउथ के अंदर क्या हो जाए, एसिड उत्पन्न हो जाए, तो हमारा जो माउथ होगा, हमारा जो दांत होगा, टूथ होगा, वो धीरे धीरे टूट जाएगा। तो इसलिए हम जो भी खाते हैं, कोई भी चीज अगर खाते हैं तो तुरंत पानी पी करके उसको न्यूट्रलाइज, यानी उसको एसिडिक कैरेक्टर को कम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारा टूथब्रश, जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है, जो मंजन वगैरह आप देखते हो, कोलगेट वगैरह सब बेसिक होता है। क्यों, क्योंकि हमारे माउथ का जो पीएच है वो 7 से घटना नहीं चाहिए। अब कुछ लोग खाते हैं विमल, बोलोजुबा केसरी, कमला पसंद, रजनीगंधा, वो क्या होता है, उसमें होता है बेटा तंबाकू यानी टोबैको इज द एसिडिक थिंग। तो जब तंबाकू खाओगे तो क्या होगा, आपके माउथ के अंदर एसिड जनरेट होगा और आपके माउथ का पीएच 7 से डिक्रीज करेगा। और जब 7 से डिक्रीज करेगा तो आपके दांतों के लिए वो नुकसानदायक होगा। आपके दांतों में वो कीड़े लग सकते हैं, आपका दांत गिर सकता है, आपका माउथ का पीएच मेंटेन नहीं रहेगा। इसलिए गुटखा आज ही छोड़ो, ठीक है, तंबाकू आज ही छोड़ो, ठीक। स्कॉर्पियो इजेक्ट्स द मेथनोइक एसिड। तो स्कॉर्पियो जानते हो ना, स्कॉर्पियो मतलब भाई बिच्छू। तो जब आप बिच्छू को टच करने की कोशिश करते हो तो क्या करता है, वो डंक मार देता है। उसके डंक में कौन सा एसिड होता है, मेथनोइक एसिड। तो मेथनोइक एसिड बहुत ही बर्निंग पेन देता है, मतलब बहुत जलने वाला पेन देता है। और इस तरीके से जो एनिमल होते हैं वो पीएच का उपयोग करके प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे, हम मतलब अपने आप को। इसे देखिए, चींटी काट लेती है तो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, वो भी पीएच क्या करता है, डिसबैलेंस करता है हमारे ब्लड का, और हमको क्या करता है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। तो फिलहाल आज के लिए ये लास्ट स्लाइड थी, तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को विराम देंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स और कुछ सॉल्ट्स पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जो आपके लेक्चर में होंगे, और कुछ प्रैक्टिकल भी अच्छे अच्छे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंडिकेटर से, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को देखने के लिए, पूरी तरीके से आप यहाँ पर बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त किया जाता है और इसको अंत किया जाता है। आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाल दिया जाएगा। थैंक यू।